अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो बच्चों, कैसे हो? 12th क्लास के लिए नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस में इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है कि टोटल सम ऑफ फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस पे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। बिजनेस हैज नो कंट्रोल, जिन पर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, अब ये प्रभाव कैसा हो सकता है? या तो ये थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटी, या तो ये बिजनेस के लिए खतरे हो सकते हैं या फिर ये अवसर, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जिससे कि बिजनेस को प्रॉफिट होता है। थ्रेट्स में बेटा रिस्क होता है और अपॉर्चुनिटी में बेटा प्रॉफिट होता है। क्लियर? अब देखो, इसमें मैंने दोनों इफेक्ट लिखे हैं। एक बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है एनवायरनमेंट का, दूसरा एक पॉजिटिव चेंज भी आते हैं जिससे आपको प्रॉफिट मिलता है। पहले बात करेंगे कि बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट रिस्क कैसे बन जाता है। इट रेफर्स टू द नेगेटिव चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हिंड्रेंड द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब नकारात्मक या नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, जब नकारात्मक या नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं तो क्या होता है बिजनेस में कि जो आप बिजनेस कर रहे होते हैं उसमें कुछ रुकावटें आ जाती हैं या खतरे उत्पन्न होते हैं जिनकी वजह से आपको बिजनेस में रिस्क या लॉस उठाना पड़ता है। लेकिन एनवायरनमेंट में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी होते हैं जिनसे बिजनेस को क्या होता है कि आपके प्रॉफिट को कमाने में बिजनेस को वो हेल्प भी करता है। यानी पॉजिटिव चेंज है दैट ऑकर्ड इन द बिजनेस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, जिससे कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ठीक है, तो यह है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग। बच्चों, आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट की विशेषताएं क्या होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कि बिजनेस एनवायरनमेंट पे, बिजनेस पे जो भी इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो सारा एक्सटर्नल फोर्सेस का होता है, बाहर के तत्वों का होता है जिन पर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि मान लो आप पॉलिटिकल लीडर्स ले लो, ठीक है, इन पर बिजनेसमैन का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये जब चाहे कोई भी लीगल कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस को एडजस्ट करना पड़ता है। इकोनॉमिकल चेंज ले लो, कभी भी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक में तेजी, मंदी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन आ सकता है जिसका भी प्रभाव बिजनेस पे पड़ता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। टेक्नोलॉजी होगी, कभी भी चेंज हो जाती है, सोसाइटी का फैशन, नेचर, ये जो चेंजेस होते हैं जिसका बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है, तो ये टोटली क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी तत्व हैं जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। आगे हम बात करेंगे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक होता है एक जैसे, मतलब विशेष, ठीक है, और जनरल होता है सामान्य। अब यहाँ पे स्पेसिफिक, विशेष, यानी देखो फर्म प्लस फर्म मिलके क्या बन जाती है, इंडस्ट्री। जब कोई भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्री की सभी फर्मों पर, जैसे फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, इन पर अगर अलग अलग रूप से प्रभाव डालते हैं तो ये होता है स्पेसिफिक, विशेष प्रभाव डाल रहे हैं। जैसे इनके सप्लायर्स, कस्टमर्स ए और बी और सी, इन सभी फर्मों पे अलग अलग इनके अलग अलग सप्लायर्स हैं जो इन पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्पेसिफिक। जनरल क्या कहता है? जनरल ये कहता है कि इंडस्ट्री की चाहे फर्म ए प्लस बी प्लस सी हो, सभी फर्मों पर एक जैसे प्रभाव डालते हैं, सेम इफेक्ट, तो इसे आप जनरल इफेक्ट कहते हो। जैसे कि टेक्निकल चेंज आया तो सभी फर्मों के लिए आया, चाहे फर्म ए हो, बी हो, सी हो, ठीक है। पॉलिटिकल चेंज आया तो वो भी सभी फर्मों के लिए सेम आया, ठीक है। अगर प्रभाव अलग अलग है तो स्पेसिफिक और एक जैसे हैं तो सामान्य, ठीक है।
अब आगे हम बात करेंगे इंटररिलेटेडनेस ये कहता है कि आपके जो फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जिसका बिजनेस पर असर होता है। ठीक है। डायनेमिक नेचर ये कहता है कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो बदलता रहता है, वो गतिशील होता है, वो कभी भी चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसका सिर्फ आप एनालाइज करके, थोड़ा सा प्लानिंग करके एनालाइज करके इसका पता लगा सकते हो, लेकिन सारी कठिनाइयों का, सारे परिस्थितियों का आप ठीक से एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्यूचर बेस्ड भी होता है, बदलता भी रहता है, इसलिए ये काफी रिस्की भी होता है। अनसर्टेनिटी कहती है अनिश्चित। देखिए, आप जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस कर रहे हो वो अनिश्चित होता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी फिक्स नहीं होता, अनसर्टेन हो सकता है, सडनली कभी भी कुछ भी चेंज आता है। जैसे आपका कोविड में लॉकडाउन आ गया, जीएसटी आया, ठीक है, डिमोनिटाइजेशन आया, तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को अपना बिजनेस उनके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी कहती है कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा जटिल होता है, कठिनाइयों से भरा होता है, जिसका ठीक से एनालाइज भी नहीं हो पाता, तो हमेशा बिजनेस में रिस्क भी बना रहता है और अपॉर्चुनिटी भी बनी रहती है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिविटी क्या कहती है? रिलेटिविटी ये कहती है कि हर स्थान पर जो प्लेस है, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे कंट्री के हों, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, कंट्री में भी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, लेकिन काफी हद तक बिजनेस पर असर एक जैसा भी पड़ता है। ठीक है। जैसे कोविड का ही ले लो, कोविड का जो असर हुआ था वो पूरे भारत के साथ साथ अलग अलग कंट्रियों पर भी देखने को आपको मिला था। ठीक है। तो ये थे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। चलो बच्चों, आगे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसका बिजनेस के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। पहला एडवांटेजेस क्या है कि जब बिजनेस में आप ये देख लेते हो कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, तो आप अच्छे से उनका फायदा उठा सकते हो। ठीक है। जैसे अभी रिसेंट कोविड में देखा सप्लायर्स ने कि सभी को सैनिटाइजर की जरूरत है, तो सैनिटाइजर बेचना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से मास्क ले आए, तो ये एक तरह का एडवांटेजेस उठा सकते हैं कि मार्केट में क्या चाहिए, तो एज अ सप्लायर भी आप एडवांटेज उठा सकते हैं, एज अ बिजनेसमैन भी। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ये कहता है कि आपने बिजनेस में एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज किया और देखा कि किस चीज से आपको प्रॉफिट हो सकता है। सेकंड कहता है वार्निंग सिग्नल्स, लेकिन इसके कुछ वार्निंग सिग्नल्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ इसमें खतरे, रिस्क भी होते हैं, जिनका भी आपको एनालाइज करना पड़ता है। कुछ हद तक तो एनालाइज करने के बाद इस रिस्क को कम किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बिजनेस में लॉस बना ही रहता है। ठीक है। जैसे कि अगर कोविड में देख लीजिए आप, जैसे ऑफलाइन स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद हो गए थे, इंस्टीट्यूशंस भी क्लोज हो गए थे, ट्यूशंस भी, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी आ गई थी। तो अगर ऐसे में आप चाह रहे थे कि ऑनलाइन ना देकर सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ाएं, तो ऑफलाइन में आपको रिस्क ही उठाना पड़ता, क्योंकि किसी भी पेरेंट्स ने बच्चों को ऑफलाइन ट्यूशंस के लिए या कोचिंग के लिए नहीं भेजा। ठीक है। तो एक एनालाइज करने से आपको आइडिया हो जाता है और आने वाले रिस्क से भी बचा जा सकता है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। ठीक है। आगे आपको क्या कहता है कि टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज आपका क्या कहता है, इसमें आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनको आप किस तरह से यूज कर सकते हो। रिसोर्सेज क्या है? जैसे आपके लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मशीन है, इन सब को किस तरह से आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी जो रिसेंट कोविड में ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में जो चीजें आपने करंटली देखी है वो बनी हुई है। ठीक है। जैसे मान लीजिए टेलर सी दे, तो जैसे ही लेडीज का होता है मैचिंग थोड़ा, तो जैसे सूट के साथ मैचिंग मास्क प्रोवाइड करने लगे, मास्क देने लगे। ठीक है। रिसोर्स भाई, जब सूट सिल रहे हैं तो उसके साथ कपड़ा तो बचता ही है, उसी में से छोटा सा मास्क बना दिया और थोड़ा बेनिफिट मिला उन्हें कि मैचिंग मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो रिसोर्सेज का बेनिफिट उठाया। कॉपिंग विद रैपिड चेंज।
ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज कर रहे हो और चेंजेस के थ्रू आप प्रॉफिट को अर्न कर रहे हो। ठीक है, कि ये वाला जो मैंने मास्क का ही यहाँ पे एग्जांपल दिया उसी को ले लेते हैं कि ये एक ही टेलर ने नहीं किया, मार्केट में सभी सप्लायर्स ने ये काम किया, हर चीज के साथ मैचिंग मास्क देने लगे, सैनिटाइजर्स की जो थी वो सप्लाई यहाँ पे बढ़ गई, एप्रोप्रिएट जो कोविड बिहेवियर आया उसको सभी ने फिर अपनाया। ऐसे ही आपके डिमोनिटाइजेशन में हुआ था कि सभी लोगों ने पेटीएम पे डाउनलोड कर लिया था और पेटीएम ही यूज किया था, क्योंकि सभी को पता था कि पैसों की किल्लत थी। तो इससे बचने के लिए तो सभी ने वही बिहेवियर अपनाया जिससे बिजनेस को फायदा हो। आगे है आपका असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यहाँ पे क्या कहता है कि जब से आप बिजनेस में पहले देख लेते हो उसके अनुसार ही प्लानिंग करते हो और उसी के बाद कोई पॉलिसी बनाते हो। जैसा माहौल है आपको पॉलिसी वैसी ही बनानी होती है। मैंने बताया जैसे कि कोविड में सभी ने ऑनलाइन स्टडी को ही अपना एम बना लिया और सभी कोचिंग सेंटर्स थे वो ऑनलाइन कोचिंग देने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज की मार्केट में यही है। उन्होंने वही प्लानिंग की कि किस तरह से पीडीएफ बच्चों को आसानी से प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि बच्चे बुक्स लेने भी बाहर नहीं गए थे लॉकडाउन में। ठीक है, तो यही है असिस्टिंग इन प्लानिंग उसी तरह की पॉलिसीज बनाई जाए जैसा कि बाहर एनवायरमेंट है। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। देखिए, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हो, अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वर्क कर रहे हो, आप अपने रिस्क को कम कर रहे हो, प्रॉफिट को ज्यादा कर रहे हो, इससे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और बिजनेस ग्रो करता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा आपका ये है कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स का होता है, एक है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, सेकंड है बच्चों आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, और इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सा होता है? विच इज अंडर कंट्रोल। ठीक है, काफी हद तक ये कंट्रोल्ड में होता है, किसके? बिजनेस के। ठीक है, और जो एक्सटर्नल होता है नॉट कंट्रोल, ये कंट्रोल नहीं होता है। जो बिजनेसमैन है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो सिर्फ क्या कर सकता है? एडजस्ट करता है अपने बिजनेस को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, बिजनेस को एडजस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ वो काफी हद तक एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, आगे आपका एक्सटर्नल माइक्रो और मैक्रो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इनके भी सब पार्ट हैं। आगे हम इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा बच्चे यहाँ यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने इसीलिए आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक प्रॉपर चार्ट बना दिया है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन सा पार्ट किसका है। ठीक है, आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में लिख लें। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट 2 टाइप्स का होता है बेटा। पहला है आपका इंटरनल, मैंने बताया जिस पर आपका बिजनेस का कंट्रोल होता है। ठीक है, ये वाला बिजनेस के अंडर कंट्रोल में होता है। और एक्सटर्नल बेटा दूसरा वाला, ये बाहरी होता है और इस पे नो कंट्रोल, बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, अब इसके आगे पार्ट्स हैं। इंटरनल बिजनेस के अंदर का ही माहौल एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्रॉफिट कमाना है या समाज की सेवा करना है। पॉलिसीज क्या है? पॉलिसीज वो होती है जो कंपनी के एक तरह से रूल बना दिए जाते हैं, एक बाउंड्री सेट कर दी जाती है, उन्हीं के अंदर रह के बिजनेस को एक डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे मान लो किसी बिजनेस की पॉलिसी ये कहती है कि हम आज के बाद कोई भी क्रेडिट पे सेल नहीं करेंगे, उधार माल नहीं बेचेंगे, तो ये उसकी पॉलिसी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेल्स डिपार्टमेंट कैसा है? परचेज डिपार्टमेंट कैसा है? ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा? ये सारी चीजें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में शामिल हो जाती हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, किस तरह से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को MIS भी बोलते हैं, इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ये कैसे वर्क करेगा, किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, ये सारी चीजें इसमें पहले ही शामिल होती हैं। प्रोडक्शन मेथड, किस मेथड से आप प्रोडक्ट करोगे,
प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, ये भी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी, कितनी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इन सभी पर बिजनेस का कंट्रोल होता है और ये इंटरनल के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, एमसीक्यू से पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव किसका पार्ट है, एक्सटर्नल का या इंटरनल एनवायरनमेंट का, तो आप इंटरनल का टिक करोगे। तो जब आपको ये 6 पॉइंट याद हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे पॉइंट इंटरनल एनवायरनमेंट में हैं। अगर आपको 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं एमसीक्यूज में और ऑल ऑफ दी अबव करके आपको ऑप्शन दिया है तो आप सभी पे टिक कर दोगे, ऑल ऑफ दी अबव पे, ठीक है। आगे बेटा आपका एक्सटर्नल, यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, ठीक है। माइक्रो का कनेक्शन जो होता है आपका बिल्कुल बिजनेस से बहुत पास का होता है, ठीक है, और ये थोड़ा दूर का होता है कनेक्शन। इसका जो होता है माइक्रो का, इसका क्या होता है कि जो हर फर्म पे अलग अलग इफेक्ट डालता है, फर्म ए पे अलग पड़ेगा, बी पे अलग पड़ेगा और सी पे अलग पड़ेगा। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, फर्म ए हो या बी हो या सी हो, सभी पर एक जैसा प्रभाव पड़ता है। माइक्रो को आप ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं। जब बिजनेस को चलाया जाता है तो उसके लिए क्या क्या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे याद रख सकते हैं। ट्रिक के लिए आप इसे CCSPM करके याद कर सकते हैं। C फॉर कस्टमर, C फॉर कॉम्पिटिटर्स, S फॉर सप्लायर्स, P फॉर पब्लिक, M फॉर मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स। मैक्रो को याद करने के लिए आप पेस्टल का यूज कर सकते हैं। इसको जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं क्योंकि सभी फर्मों पर इसका एक जैसा असर पड़ता है। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, X फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल एनवायरनमेंट। ये तो थी इनको याद करने की ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, CCSPM और यहाँ पे पेस्टल। अगर आपको CCSPM याद है और पूछ लिया जाता है कि कस्टमर माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है या मैक्रो का, तो आप आंसर टिक कर दोगे माइक्रो का, क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि माइक्रो में CCSPM आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे पेस्टल में से कुछ भी पूछ लिया जाए, मान लो पॉलिटिकल पूछ लिया जाए एमसीक्यूज में, पॉलिटिकल माइक्रो का पार्ट है या मैक्रो का, तो आप बता दोगे कि पॉलिटिकल मैक्रो का पार्ट है। यहाँ तक तो मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया कि आप एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करोगे। अब मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या क्या होती है और कैसे बिजनेस पे असर डालती है। चलिए दोबारा से मैं बता देती हूँ आपको। एक्सटर्नल पे आ जाते, माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है। कस्टमर, बेटा कस्टमर कई प्रकार के होते हैं, या तो वो हाउस होल्ड हो सकते हैं, या वो गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, या फिर आपके कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है। ये सारे आपके कस्टमर्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप में हो सकते हैं। तो अगर आपके कस्टमर मान लो गवर्नमेंट है और आपकी उनसे बिगड़ गई है और फिर आपको उन्हीं पे डिपेंड होना है, तो आपकी सेल रुक जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस में अलग अलग तरह के कस्टमर होने चाहिए। अगर आप एक ही पे डिपेंड है तो आपके लिए रिस्की होगा। ऐसे ही सप्लायर वो होते हैं जो कि आपको माल सप्लाई करते हैं। अगर आपका सप्लायर किसी कारण से आपसे नाराज हो गया और आप एक ही सप्लायर पर डिपेंड है, तो आगे आपको बिजनेस को प्रोडक्शन के लिए माल नहीं मिलेगा और आपके प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। कॉम्पिटिटर वो होते हैं जो आप ही के जैसा बिजनेस चला रहे होते हैं, तो आपको कॉम्पिटिटर को भी ध्यान में रखकर बिजनेस को चलाना पड़ता है। मान लो कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया है, तो आपको भी प्राइस कम करना पड़ता है। मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स होते हैं आपके ट्रेडर्स, व्यापारी, वो लोग जो आपके व्यापार से जुड़े हुए हैं, आपका माल उठा के कस्टमर तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आपके होलसेलर हो गए, ट्रेडर्स हो गए, तो इन लोगों से भी आपको बना के रखनी पड़ती है, ठीक है, और इनका भी बिजनेस पे असर पड़ता है। क्लियर। पब्लिक में आपकी मीडिया आ जाती है, जनता से जैसे आप रूबरू होते हैं, जैसे न्यूज चैनल हो गया, समाचार पत्र हो गया। अगर ये आपसे
मतलब नाराज हैं या आपकी इमेज को अगर ये नेगेटिव शो कर देते हैं तो बिजनेस पर इसका असर पड़ता है, नेगेटिव ही पड़ेगा। अगर मीडिया आपको ज्यादा अच्छी अच्छी बातों को हाईलाइट कर रही है तो बिजनेस की गुडविल बढ़ जाएगी और प्रॉफिट होगा। तो ये थे आपके माइक्रो एनवायरमेंट। इसका हर फर्म पर अलग अलग असर पड़ता है। लेकिन मैक्रो क्या कहते हैं? मैक्रो में ये कहता है कि फर्म कोई भी हो, इनका सभी पे एक जनरल एनवायरमेंट, एक जनरल इफेक्ट पड़ता है। इन्हें जनरल एनवायरमेंट कहते हैं। पॉलिटिकल लीडर, नेता जो भी आता है वो अपने अपने नियम बना देता है और उसी की फिर चलती है। बिजनेस को उसके अनुसार ही ढालना पड़ता है। बिजनेस का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। सडनली आपको 8 नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन की खबर मिली और आपको बिजनेस में देखा होगा कि आपको पेटीएम यूज करना पड़ा या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी पड़ी, कैश की तंगी हो गई थी। तो एक जो लीडर है आपके देश का, वो आपके पॉलिटिकल लीडर जो भी डिसीजन लेंगे उसका बिजनेस पे भी असर पड़ता है। इकोनॉमिकल होती है आपकी आर्थिक नीति। जैसे कि आप इन्फ्लेशन है, आर्थिक मंदी चल रही है, तेजी चल रही है, या फिर इकोनॉमिक में चेंज ही नहीं आ रहे हैं या फिर ज्यादा चेंज आ रहे हैं, ये सारे डिसीजंस इकोनॉमिकल में होते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, सारी चीजों के प्राइस महंगे हो रहे हैं, तो आपको भी अपना जो कॉस्ट है आपकी वो बढ़ जाएगी और आपको भी अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारे इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं जिनको ध्यान में रखकर आपको बिजनेस करना होता है। ठीक है। सोशल, जैसे आपकी सोसाइटी है वैसे आपको बिजनेस करना पड़ता है। मान लो कि सोसाइटी में सभी बच्चे एजुकेटेड हैं तो उनकी फैशन, उनकी चॉइस अलग होती है, फिर आपको उन्हीं की चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपकी अगर सोसाइटी इलिटरेट है या फिर गांव में रहती है या फिर राजस्थान में रहती है, अलग अलग एरियाओं में रहती है, तो उनके ट्रेडिशनल आपने देखे होंगे, उनके रिचुअल्स आपने देखे, रीति रिवाज, उनके ड्रेस कॉस्ट्यूम्स, सब कुछ अलग अलग होता है। आपको फिर उनकी चॉइस के अनुसार बिजनेस करना पड़ता है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल क्या कहता है कि टेक्नोलॉजिकल भी तेजी से चेंज होता रहता है। जैसे जैसे नई कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी चीजें बेकार हो जाती हैं। आपको उनके अनुसार अपडेट रहना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना पड़ता है। जैसे पुराने जमाने में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वहां पे टाइपराइटर बहुत फेमस थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कंप्यूटर्स आए टाइपराइटर की डिमांड घट गई, तो आपको कंप्यूटर बनाने पड़े और कंप्यूटर हो गई। कीपैड फोन ले लीजिए, उनकी डिमांड कम हो गई क्योंकि स्मार्टफोन आ गए, तो उनके अनुसार भी बिजनेस पर असर पड़ता है, जिसका बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। लीगल एनवायरनमेंट, कोई भी एक्ट बन जाता है, जैसे 1956 में कंपनी एक्ट आया, फिर उसके बाद 2013 में थोड़ा चेंज आ गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 आ गया, और भी लीगल एक्ट है आपके। मैटरनिटी एक्ट आ गया 1961 कि फीमेल को मैटरनिटी के बाद 6 मंथ्स की छुट्टी अलाउड करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशंस, ऐसे एक्ट आ जाते हैं जिनके अनुसार आपको फिर सिचुएशन को संभालना पड़ता है। उन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बस आपको उनके अनुसार ही बिजनेस को करना पड़ता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बुक्स में थोड़ा ज्यादा ही बड़े लेवल पे दिया हुआ है, तो इतना पजल होने की जरूरत नहीं है। शॉर्टली आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। बेटा ये थोड़ा टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपकी केस स्टडी भी आ जाती है। केस स्टडी में पूछ लिया जाता है कि पहले पुराने जमाने का कोई मेथड आप प्रोडक्शन में यूज करते थे। ठीक है, नई तकनीकी आ गई, नई मशीनों का विकास हुआ, एडवांस मशीन ले आए, तो आप बताइए प्रोडक्शन पे किस चीज का असर पड़ेगा? तो टेक्नोलॉजी का असर हो जाएगा। इस तरह से आपको वन वर्ड से वहां आइडेंटिफाई करनी होंगी चीजें। ठीक है, वाइवा में भी आपसे पूछ लेते हैं, 12th बोर्ड की क्लास होती है, वाइवा भी होता है, प्रैक्टिकल में भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह से ये वर्क करती है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना थोड़ा वीडियो को दोबारा प्ले करके भी समझ सकते हो।